Hello everyone, welcome again to live session of monologue classes. I am Dinesh Kumar and today I will discuss with you today's The Hindu newspaper. So I will take the important news from your examination point of view, and the first news is SC declines to stay J&K delimitation report. So basically, as I discussed yesterday, that a delimitation commission was appointed by the government which delimits some of the constituency of the Jammu and Kashmir. Earlier, this delimitation commission was supposed to alter the boundaries of 6 states, but now it has only altered the boundary, or it has given its recommendation only with respect to the Jammu and Kashmir. So जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कि इस रिपोर्ट को पर स्टे लगा दिया जाए। स्टे का मतलब इस पर रोक लगाना, कि इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट ना होने दिया जाए। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एडमिट दिस कंटेंशन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिड नॉट एडमिट दिस कंटेंशन ऑफ द पेटिशनर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप इतने दिन बाद क्यों आ रहे हैं, ठीक है, और व्हाट इज द रीजन और ऑन व्हाट ग्राउंड दिस रिपोर्ट शुड बी स्टेड। बट साइमल्टेनियसली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो गिवन डायरेक्शन टू द सेंटर दैट द सेंटर शुड आल्सो गिव इट्स रिप्लाई इन दिस रिगार्ड। सो नेक्स्ट डेट इज 30 अगस्त। 30 अगस्त तक सेंटर को इस पे रिपोर्ट देनी है अपनी कि उसने ऐसा क्यों स्टे नहीं लगाया जाना चाहिए, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पेटिशनर से पूछा है कि स्टे क्यों लगाया जाना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखेंगे एक आर्टिकल है, द पेटिशनर आल्सो टुक द कंटेंशन दैट सिंगल आउट फॉर द डिलिमिटेशन कमीशन व्हेन आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेड दैट सच एन एक्सरसाइज फॉर द एंटायर कंट्री वाज ड्यू ओनली इन 226। So this is the contention on the part of the petitioner. petitioner ने कंटेंट किया है कि ये डिलिमिटेशन पूरे भारत में 2026 तक नहीं होना चाहिए, ऐसा आर्टिकल 170 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। तो पेटिशनर ने पूछा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 170 ये कहता है कि डिलिमिटेशन शुड नॉट बी टिल 2026, तो फिर पार्लियामेंट ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ही क्यों किया। लेकिन अभी इस कंटेंशन को जो पेटिशनर की कंटेंशन है, दिस हैज़ नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। These are not important news. Now this is very important news from your examination point of view. Give 25,000 compensation in custodial torture. So basically custodial torture means when a person is arrested by the police और पुलिस उसको जेल में ले जाकर उसकी पिटाई करती है और उसका टॉर्चर करती है। दिस इज नॉन एज कस्टोडियल टॉर्चर। सो कस्टोडियल टॉर्चर इज नॉट अलाउड इन एनी लॉ। सो जनरली द CRPC चैप्टर 12 ऑफ CRPC डील्स विद द पावर ऑफ पुलिस। ये चैप्टर 12 जो है ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की पावर को डील करता है फ्रॉम सेक्शन 154 टू 176। अब इसमें इस चैप्टर में सेक्शन 154 टू 176 कहीं भी पुलिस को ये पावर नहीं दी गई है कि पुलिस किसी भी एक्यूज को मारे, उसका टॉर्चर करे। दिस पावर पुलिस के पास केवल ये पावर होती है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन पुलिस को मारने का राइट बिल्कुल भी नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन इलीगल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ पुलिस। सेकेंडली क्या होता है कि इस केस में जो इस न्यूज़ में एक पर्सन के सन को झूठा फंसाया जाता है किसी मामले में,
और बाद में पुलिस उसको पुलिस स्टेशन बुलाती है और वहाँ पर उसकी पिटाई करती है, तो उसका कस्टोडियल टॉर्चर होता है। सो यहाँ पर ह्यूमन राइट कमीशन हैज़ गिवन इस रिकमेंडेशन, मतलब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ हरियाणा हैज़ गिवन रिकमेंडेशन दैट स्टेट शुड प्रोवाइड this 25,000 rupees as a compensation to the victim। क्यों करना चाहिए? Because it is the vicarious liability of the state। So vicarious liability is a concept, it is found in the law of tort, so it is relevant from that topic। So vicarious liability क्या होती है? Vicarious liability of state means when any employee of the state does any act which is against the law। So basically if we try to understand this in a practical sense, so basically police act on the behalf of the state, क्योंकि स्टेट की ड्यूटी क्या है? स्टेट की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। अब स्टेट ने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, दैट डिपार्टमेंट इज द पुलिस। सो पुलिस की ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और पुलिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट। तो अगर पुलिस कुछ गलत करती है, सो स्टेट वुड बी वाइकेरियसली लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्शन ऑफ द पुलिस। तो स्टेट जो है पुलिस के रॉन्गफुल एक्शन के लिए लायबल होता है। इसीलिए इस केस में और इस न्यूज़ में हरियाणा ह्यूमन राइट कमीशन ने ये रिकमेंडेशन दी है कि हरियाणा गवर्नमेंट को 25,000 रुपये उस पर्सन को, मतलब विक्टिम को देने चाहिए। सो नाउ we discuss and in brief that whether police has the right to arrest any person। So basically the section 41 of CRPC gives right to police to arrest a person on the basis of the reasonable suspicion and credible information। means अगर पुलिस को लगता है कि किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस करा है, या वो किसी ऑफेंस को करके आ रहा है, या और ही इज गोइंग टू कमिट एनी ऑफेंस, then the police has the right to arrest that person। But police does not have right to torture that person, or police does not have right to beat that person। So this is important from your vicarious liability point of view, and this vicarious liability is one of the important topic in your law of tort। Now we come to next। Erdogan opposes Finland, Sweden joining NATO bloc। So basically yesterday I discussed with you that yesterday Finland was trying to join the NATO, so it was threatened by the Sweden that if it will join NATO, then there will be some problem and Sweden can take action against the Finland in the similar manner as the action was taken by this Russia against the Ukraine। But now the new challenge has come in this scenario कि अब एर्दोगन कहते हैं कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो को ज्वाइन करते हैं, देन इट विल टेक एक्शन अगेंस्ट बोथ ऑफ देम एंड इट विल यूज इट्स वीटो पावर। सो बेसिकली first of all we will understand what is the term veto power। So basically veto power means if any person who is a member of a particular organization, does not agree with a particular proposal, like the proposal of joining the NATO by the Sweden or Finland, then these two countries cannot join the NATO, because it is the rule in the NATO that there should be consensus of all the members। So suppose there are 30 members and any two or one member want to join the NATO, then the consent of all the 30 members should be there। If there is no consent, or if any member has used the veto, then that member cannot become the member of NATO, or that country cannot become the member of NATO। So this is the relevant news। So that's all for today, my dear students। I will come again. Till then, thank you very much. Goodbye।